हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो हम लोगों ने साप्ताहिक करंट इकोनॉमी का जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसका हम 6th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसमें पिछले सप्ताह भर में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने संडे का आज का दिन बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया होगा और अपने जो जरूरी काम है वो निपटाए होंगे। और साथ के साथ पढ़ाई का जो कंसेप्ट है, जो 2024-25 के लिए आप जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोगों ने जो रिवीजन का कंसेप्ट रखा होगा, जो कि सप्ताह के अंतिम दिन हम लोग तय करते हैं, वो आप लोगों ने जरूर किया होगा। तो आज हम साप्ताहिक करंट इकोनॉमी के इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हमारा इसका जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। 10 से 15 जुलाई की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वेरी वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू डियर। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए आज का टॉपिक। सबसे पहले तो आज के जो टॉपिक हैं वो ध्यान रखिएगा। आज हम ये 10 टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं। 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हम सप्ताह में जनरली करते हैं। ONGC को एक रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली वाला CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के रूप में घोषित किया गया है। दूसरा, बहुपक्षीय विकास बैंक ने हरित विकास को लेकर के कुछ फंड जारी किया, उसके बारे में है। तीसरा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में पहली बार रुपए को लेकर के रुपए में व्यापार करना शुरू किया है डॉलर के बजाय, ठीक है ना? चौथा टॉपिक है, नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है असम की, उसने सोचिए अपना जो ग्रेड बी था उसमें सोचिए प्रॉफिट लेने के बाद में और अपना जो कंसेप्ट है उसको और इंप्रूव करके ए ग्रेड में CPSE में आ गया है। ध्यान रखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है अब CPSE यानी सेंट्रल का केंद्र का जो आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है केंद्र का, उसमें ये एक कैटेगरी में आ गया है। पांचवा है, आपका RBI ने 2 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। छठा टॉपिक है, PM मित्र योजना, PM मित्र पार्क, GSTN अब PMLMA के दायरे में आ गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जो काला धन को सफेद बनाने की रोकने की जो प्रक्रिया है, जो कानून है, उसमें इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना? एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में आंकड़े जारी किए गए हैं। समर्थ योजना है और सहकार से समृद्धि का कंसेप्ट है। दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके इस सप्ताह के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहूंगा कि इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप नोट करें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ध्यान रखना दोस्तों, अपने लक्ष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है और उसको पाने से बड़ा कोई सपना नहीं है। जिंदगी चलती रहेगी, बहुत अच्छे से चलती रहेगी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा करना है तो अपने सपने को जिंदा कीजिए और सपने को पूरा कीजिए। और कभी जाकर के अपने माँ बाप की आंखों में जरूर जाकर देखिएगा कि उन्होंने आपको लेकर के जो सपना देखा है वो कैसा है। जिस दिन आप सफल होंगे, उनकी आंखों में क्या चमक होगी। इसीलिए आप लोगों के लिए आज की क्लास समर्पित है, आपके डेडिकेशन के लिए, आपके माँ बाप के सपनों के लिए, आपके सपनों के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक खास सूचना है और सूचना यह है कि P2I 2024 को टारगेट करते हुए प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इवनिंग बैच फिर से शुरू किया गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो कि बैच बंद हो गए थे और इवनिंग मॉर्निंग बैच जो हमने शुरू किया था वो भी हमने क्लोज कर दिया। बहुत सारे छात्र जो रह गए हैं उनको 2024 का टारगेट देखना है, उनके लिए हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों के बैच फिर से लॉन्च किए जा रहे हैं। फीस में कोई चेंज नहीं है, वही 70,000 रुपए है। इसमें MK लाइव जब कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। और ये बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6 बजे फिर से एक नया फ्रेश बैच। ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई शाम को 6 बजे इवनिंग P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। और इसमें देखेंगे आप लोग
तो हम लोगों ने आपके लिए लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कराना है, मेंटरशिप देना है, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं और साथ के साथ मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। यानी प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास करेंगे उस समय आप लोग हमारे प्रेमाइस पर दिल्ली में रहेंगे, उसका रहने खाने का खर्चा संस्थान देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस आपको मेंटर्स और हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे मेंस के ड्यूरेशन में। बस आपको प्रारंभिक परीक्षा हमारे साथ मिल करके कंप्लीट करना है और पास करना है। और इसके लिए बाकायदा 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। सोचिए आपके सिलेक्शन के लिए ये रहा, जुलाई यानी जनवरी 2024 से पहले फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करना है। फिर जनवरी से लेकर के मई तक, जब तक आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं होती तब तक हम प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करेंगे। तीसरी स्टेज में हम मेंस पर फोकस करेंगे जून 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें आंसर राइटिंग से लेकर के सब कुछ आपको दिल्ली में कराया जाएगा। और उसके बाद इंटरव्यू का सेशन है। ध्यान रखना ये सारी चीजें हैं। और मुख्य परीक्षा का जो आवासीय कार्यक्रम है उसमें पूरे 4 महीने की तैयारी होगी। स्टडी IQ के परिसर में, जहां पर सारी कक्षाएं चलेंगी, रहने की व्यवस्था दी जाएगी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसमें हर विषय में GS के हर सेगमेंट में 100 से ज्यादा नंबर लाने की आपकी पूरी रणनीति बनाई गई है, उस पर पूरा फोकस किया जाएगा। तो इसलिए बिना देर किए इस प्रोग्राम को P2I बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और MK लाइव जो कोड है उसको लगाना मत भूलिएगा, वरना पूरी फीस देनी पड़ेगी आपको। ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी, तो चलिए आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ONGC को रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली वाला CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम घोषित किया गया है। ये रहा ONGC, ठीक है ना। इससे किसने घोषित किया है? इंटरशर्ट USA की एक कहा जाए कि कंपनी है, उसने इसको घोषित किया है और इसे टैग दिया है ये आपका ABMS। ये रहा एंटी ब्राइवरी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इसको टैग दिया गया है। एंटी ब्राइवरी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इसको टैग दिया गया है। और यह भारत का अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक प्रमाणन निकाय है। कौन? इंटरशर्ट USA। ये पूरी दुनिया में रिश्वत रोधी व्यवस्था के लिए एक सर्टिफिकेट देता है, एक ISO सर्टिफिकेट। कौन सा देता है? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही इसको प्रमाणन दिया जाता है। और इसको भी एक सर्टिफिकेट का नंबर दिया गया है ISO 37001.2016। ये सर्टिफिकेट का नंबर है दोस्तों, ध्यान रखना। ये नंबर है, इसको याद रखिएगा। किसके लिए है? आपके एंटी ब्राइवरी के लिए, ठीक है ना। ये इसको नंबर दिया गया है। दूसरी बात, ONGC ने इसके लिए 2005 से ही काम करना शुरू कर दिया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू इंटीग्रिटी पैक्ट को अपना लिया था कि हम दुनिया में किसी भी तरह की रिश्वत या किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटीज को नहीं अपनाएंगे। उसके साथ एक समझौता कर लिया था, ठीक है ना। और ये प्रमाणन है अब दिया जा रहा है व्यावसायिक भागीदारी के रूप में अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि ONGC केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के हर महाद्वीप में लगभग तेल की खुदाई, प्राकृतिक गैस की खुदाई और इन सब चीजों में काम करता है। ध्यान रखना, व्यवसाय करता है। उसी का एक विंग है ONGC विदेश निगम लिमिटेड, OVL कहते हैं। उसी की एक शाखा है जो विदेशों में तेल के शोधन और उनके प्राकृतिक गैस के शोधन का काम करती है और उसको इंडिया ला करके या दुनिया में बेचती भी है। अब सोचिए, अगर उसमें यह टैग लगा हुआ है कि हम रिश्वत नहीं लेते हैं, हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, तो दुनिया में इसकी बहुत बड़ी पहचान बनेगी। ओके, इसीलिए यह काम किया गया है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया ये क्या है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अंतरराष्ट्रीय मानक है जो दुनिया भर में रिश्वत विरोधी गतिविधियों के लिए पहचान बनाया हुआ है। ठीक, अब बात आती है ONGC के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए। ONGC भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो सबसे ज्यादा लाभ कमाती है। यस, सबसे ज्यादा
लाभ कमाने वाली कंपनी है ये। कौन सी? सरकारी कंपनी। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी सरकारी कंपनी। इसका गठन कब हुआ था? 14 मई 1956 को इसका गठन हुआ। ध्यान रखना, 14 मई 1956 को। और ये आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी है। तीसरी चीज कि यह एक महारत्न कंपनी है। कैसी है? महारत्न, यानी कि सबसे जो टॉप मोस्ट हमारी जो कंपनीज हैं जिन्हें हम रत्न का स्टेटस देते हैं, उनमें महारत्न की श्रेणी में ये आती है। ठीक, ध्यान रखना। और ये घरेलू उत्पादन में, घरेलू स्तर पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, घरेलू स्तर पर हमारे देश में जितना तेल का उत्पादन होता है, तेल का 70% और गैस का 84% यानी कि 84% का उत्पादन करता है। यस, हमारे देश में जितना भी कच्चा तेल उत्पादन होता है उसका 70% और जितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है उसका 84% का उत्पादन अकेले ये करता है। ओके, और इस आपके ये रिश्वत रोधी प्रणाली का जो मानक मिला है, इसको भारत में ओएनजीसी में लागू कर दिया गया है। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज और आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ साल पहले ओएनजीसी ने भारत की एक दूसरी बड़ी कंपनी थी एचपीसीएल, हिंदुस्तान आपकी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके 51% से ज्यादा शेयर इसने खरीद लिए। यस, तो उसकी भी सबसे बड़ी पेरेंटल कंपनी यही बन गई है। 51% से ज्यादा शेयर एचपीसीएल के ओएनजीसी के पास है। ONGC first PSU in India to get certified for an anti-bribery management system. ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, नंबर 2, बहुपक्षीय विकास बैंक ने हरित विकास के लिए अभी कुछ डॉलर देने का वायदा किया है। बहुपक्षीय विकास बैंक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है ना। उसने भारत में हरित विकास के लिए 27 बिलियन डॉलर देने का वायदा किया है। ये रहा आपका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स प्लेज अप टू 27 बिलियन डॉलर इंडियाज ग्रीन ग्रोथ, यानी हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऐसी कंपनियां, ऐसे उद्योग, ऐसे क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो पर्यावरण के लिए सुरक्षा का काम करते हो, पर्यावरण हितैषी हो, उनके लिए 27 बिलियन डॉलर देने का वायदा किया है, ठीक है ना। और यह वायदा कब हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसमें ध्यान रखिएगा। और यह सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 5 से लेकर के 7 जुलाई को नई दिल्ली में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसी समय किया। और वो मल्टी डेवलपमेंट बैंक कौन है? मल्टीलेटरल, एक है आपका यूरोपीय निवेश बैंक, एक है एशियाई विकास बैंक और तीसरा है विश्व बैंक। इन सभी ने भारत को 27 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है, ठीक है ना। अब इसमें जो EIB है, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये हाइड्रोजन उद्योग केंद्र के लिए विकसित करने के लिए 1 बिलियन यूरो देगा। कितना? 1 बिलियन यूरो देगा। क्लियर? दूसरा ADB, ये रहा 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा हरित विकास के लिए, 25। और विश्व बैंक भी आपके लिए 1.5 बिलियन डॉलर की कर्ज की मंजूरी दे रहा है कार्बन संक्रमण के लिए, ठीक है ना। 1.5, 1 और 20 to 25 बिलियन डॉलर, यानी 20 से लेकर के 25 बिलियन डॉलर के बीच में ये देंगे। इस तरह से मिला करके टोटल 27 बिलियन डॉलर का आपका निवेश भारत में आएगा इन सब चीजों में। तो सबसे ज्यादा किसका है? ध्यान रखिएगा, ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का है। अब बात आती है कि यह क्यों दिया जा रहा है। इसी सम्मेलन में भारत ने पहले से ही घोषित कर रखा है कि हमारा 2070 तक नेट जीरो का टारगेट है। 2070 तक हमारा नेट जीरो, यानी कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएंगे। कार्बन उत्सर्जन 2070 तक हमारे देश में शून्य हो जाएगा, बस ये टारगेट उन्होंने रखा है। और इस मामले में भारत रिन्यूएबल एनर्जी,
यानी कि नवीकृत ऊर्जा को डेवलप करने वाला, इंस्टॉल करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन के मामले में भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया। और इसी समय आपको बता दें कि भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है इसी उद्देश्य के लिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस पर मैं ऑलरेडी टॉपिक टुडे में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको किसी को देखना हो तो मेरा टॉपिक टुडे का एक टॉपिक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसमें भी मैंने इस सम्मेलन के बारे में चर्चा किया था और उसके बारे में भी चर्चा किया, मिशन के बारे में। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच रुपए में व्यापार शुरू। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो व्यापार होता है वो जनरली बड़ी बड़ी करेंसी में होता है, सबसे ज्यादा डॉलर में, क्योंकि हर देश डॉलर में लेन देन करना पसंद करता है, क्योंकि उसको अमेरिका पर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, डॉलर पर भरोसा है। कोई भी लोकल करेंसी को नहीं लेना चाहता। ध्यान रखिएगा, आप सोचिए नेपाल के साथ व्यापार करें, नेपाल का रुपया आपको दे दिया जाए, क्या करोगे उसका? कोई दूसरा देश लेगा नहीं, लेकिन डॉलर हर देश लेने को तैयार है। इसी वजह से पूरे दुनिया में डॉलर की बादशाहत बनी हुई है और उस वजह से हमारी अपनी करेंसी को कोई लेना नहीं पसंद नहीं करता, बहुत कम लेना पसंद करते हैं। इसीलिए हाल ही में अभी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बांग्लादेश और भारत ने तय किया कि भारत और बांग्लादेश डॉलर की तुलना को कम करने के लिए या डॉलर में करने के लिए हम रुपए को क्या करेंगे, व्यापार में लेन देन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? पहले रुपए को करेंगे, बाद में हम सोचिए बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, उसका भी उपयोग करेंगे, यानी कि हम रुपए और टका में लेन देन करना शुरू करेंगे। यस, ध्यान रखिएगा, ये अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक, इसका मकसद क्या है? व्यापार को मजबूत करना और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना, यह इसका एक उद्देश्य है। बांग्लादेश और भारत ने रुपए में लेन देन का शुरू किया है और भारत एशिया में बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। यानी कि इंडिया, भारत, सोचिएगा, निर्यात करता है बांग्लादेश को। श्याम, सोचिएगा, भारत निर्यात करता है बांग्लादेश को कितने डॉलर का? सोचिए जरा सा, मात्र $2 बिलियन का निर्यात करता है। $2 बिलियन का निर्यात करता है। लेकिन भारत बांग्लादेश से आयात करता है $13.96 बिलियन का। सोचिएगा, उससे कम से कम 7 गुना ज्यादा, लगभग 7 गुना ज्यादा डॉलर बिजनेस करता है, आयात करता है। तो बांग्लादेश के लिए सोचिएगा, बांग्लादेश के लिए भारत सबसे बड़ा शीर्ष गंतव्य है। एशिया में सबसे ज्यादा भारत बांग्लादेश से माल खरीदता है। इसीलिए भारत ने कहा कि हम पहले रुपए में करेंगे, आप हमको सामान दीजिए, हम आपका पेमेंट रुपए में करेंगे, आप हमसे ले लीजिए सामान, आप हमको रुपए में वापस कर दीजिए, हम लेन देन करेंगे रुपए में। बाद में फिर हम क्या करेंगे, आपके लिए टका का भी इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो करेंसी है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने अमेरिकी डॉलर के दायरे से बाहर जाकर किसी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार में शामिल हुआ है, डॉलर से परे जाकर के। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया? अब इसमें अन्य चीजें भी होंगी, ध्यान रखना। इसमें अब इतना तो घोषित कर दिया, लेकिन होगा कैसे? इसमें 2-3 चीजें हैं, ध्यान रखना। पहला, सितंबर 2023 में एक कार्ड जारी किया जाएगा जिसे हम कहते हैं दोहरा मुद्रा कार्ड। दोहरी मुद्रा कार्ड जारी किया जाएगा, जारी होगा। समझ लीजिएगा, एक प्रकार का ऐसा कार्ड जिससे हम टका और रुपए दोनों का लेन देन कर सकते हैं एक ही कार्ड से। यानी आपके अकाउंट में टका और डॉलर के दोनों का अकाउंट मेंटेन रहेगा और उससे आप दोनों में से किसी से भी लेन देन कर सकते हैं। एक तो यह जारी किया जाएगा, ठीक है। नंबर 2, दूसरा एक और काम किया जाएगा, वो है आपका पेमार्ट।
पेमार्ट, ये एक प्रकार का डेबिट कार्ड होगा। डेबिट कार्ड ये भी जारी किया जाएगा, यानी कि डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, ठीक है ना, पेमार्ट के नाम से। एक दोहरी मुद्रा कार्ड तो होगा ही होगा, एक पेमार्ट भी होगा, ठीक है ना। और तीसरा खोला जाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट भी खोला जाएगा। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है दोस्तों ऐसा अकाउंट जिस किसी बैंक की शाखा किसी अन्य देश में नहीं है। सोचिए कि भारत के किसी बैंक की शाखा बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के व्यक्ति या भारत का व्यक्ति बांग्लादेश के किसी भी बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकता है। नॉस्ट्रो अकाउंट, जिससे कि हम वहां से व्यापार कर सके। सोचिए हमारे एसबीआई में अकाउंट में पैसा है, लेकिन एसबीआई की शाखा बांग्लादेश में नहीं है, तो पैसा कैसे ट्रांसफर करोगे? तो नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है कि हमारे एसबीआई से अटैच्ड एक दूसरे वहां के किसी भी बैंक में हम अकाउंट खुलवा देंगे, उससे हम उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट उसी को कहते हैं, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक में जिसमें उसकी कोई शाखा नहीं है उस देश में, उसमें पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट भी खोले जाएंगे। यस, तभी तो जाकर के इसमें दोनों तरह के जो देश हैं उनके बैंक के वहां के जो लोग हैं लेन देन कर पाएंगे। उनका पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, हमारा पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा, आराम से लेन देन कर सकते हैं वहीं के वहीं पर। हम अपने अकाउंट से यहां एसबीआई से बांग्लादेश के किसी भी बैंक के अकाउंट में जिससे हमारा लिंक हो जाएगा, वहां पर हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा आसानी से। अपने देश में तो हम कर ही लेते हैं भाई, एसबीआई में पैसा जमा करिए और किसी भी ब्रांच में किसी भी बैंक के खाते में ट्रांसफर करवा दीजिए, अपने देश में तो हो जाता है। अपने देश की किसी भी बैंक की शाखा में दुनिया में कहीं भी हो जाता है। आप यहां से एसबीआई से या पीएनबी से दुनिया किसी देश में ट्रांसफर करवा दीजिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे देश में जिसमें उस बैंक की शाखा ही नहीं है, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो इससे ग्राहक जो है एक देश से दूसरे देश में आसानी से पैसे को ट्रांसफर कर पाएगा। तो यह है आपका इंडिया बांग्लादेश का रुपए और बाद में जाकर के टका का उपयोग डॉलर की तुलना में। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी अनुसूची ए में अपग्रेड हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अभी हाल ही अधिसूचना में घोषणा की कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को अनुसूची बी से बढ़ाकर अनुसूची ए में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में डाल दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया है। यानी कि अब वो अनुसूची ए से हट करके कहां आ गई? अनुसूची सॉरी बी से हट करके अनुसूची ए में आ गई, यानी कि उसका स्टैंडर्ड और बढ़ गया। अब कहोगे कि ये है क्या? एक नई स्थिति के साथ एनआरएल प्रतिष्ठित नवरत्न प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है। एक और अच्छा स्टेटस मिल गया इसको नवरत्न का। अब ये नवरत्न कंपनी के रूप में एनआरएल को केंद्र सरकार से अनुमोदन के बिना 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वतंत्रता मिल जाएगी। यस, इसका मतलब यह है कि जैसे ही ये नवरत्न में आएगी, उसके बाद 1000 करोड़ रुपए बिना सरकार से अनुमति के इसको खर्च करने की छूट मिल जाएगी। इसे हम कहते हैं स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। यानी कि जो व्यक्ति, जो संस्थान सरकार को लाभ कमा के देता हो, उसको हर बात के लिए अगर सरकार से पूछना पड़े तो ये डिसीजन कैसे ले पाएगा, काम कैसे कर पाएगा? इसलिए जो लाभ कमाने वाले उद्योग हैं, उनको हम रत्न का स्टेटस देते हैं, मृरत्न, नवरत्न, महारत्न। ओके, तो जब ये स्टेटस देते हैं तो इसी में नवरत्न का जो स्टेटस है वो 1000 करोड़ रुपए का है कि इतने रुपए तक आपको सरकार से पूछने की अनुमति नहीं है, जरूरत नहीं है, आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा खर्च करना हो तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये इसका फायदा हो जाएगा इस तरीके से। अब बात आती है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी है कहां? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है, ध्यान रखिएगा। और ये असम की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी रिफाइनरी है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी। यस, और इसका गठन हुआ था 1999 में, इसकी स्थापना हुई थी।
और वर्ष 2000 में इसने अपना रिफाइन करना कार्य शुरू किया। इस कंपनी में ध्यान रखिएगा 26% जो शेयर हैं वो असम सरकार के हैं, असम सरकार के, बाकी जो है वो केंद्र सरकार का है। एवरीबॉडी क्लियर हो गया? एक चीज ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, तो 26% शेयर राज्य सरकार के और बाकी जो 74% शेयर है वो केंद्र सरकार का है। ध्यान रखना, सीपीएसई है, पब्लिक सेक्टर है, सरकारी कंपनी है, इसलिए क्लियर हो गया? तो ये है इसका नुमालीगढ़ को लेकर के। और ये ध्यान रखिएगा 1999 बनी थी OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक शाखा के तौर पर। किसकी? OIL कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक शाखा के तौर पर इसका गठन किया गया, ठीक है ना। और भारत की 20 सबसे बड़ी कंपनियों, जो लाभ कमाने वाले सरकारी उद्योग की कंपनियां हैं, उनमें यह शामिल है, ध्यान रखना। तो सोचिए टॉप 20 में आती है ये कंपनी नुमालीगढ़, टॉप 20 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग, PSU है, ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर यूनिट। भारत की सबसे बड़ी 20 लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक है ये। ओके, अब इसके साथ में क्या हो जाएगा? अब इसे संयुक्त उद्यम बनाने, रणनीतिक साझेदारी करने, विशेष प्रयोजन वाहनों से संबंधित निर्णय लेने में का अधिकार हो जाएगा। यानी कि इसके माध्यम से 1000 करोड़ तो खर्च कर ही देगी, साथ के साथ उसके किसी का जॉइंट वेंचर बनाना हो, किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी हो, या किसी भी विशेष उद्देश्य वाहन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, वित्तीय व्यवस्था का मुद्दा हो, उसको भी ये तुरंत डिसीजन ले सकता है। उसके लिए सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये इसका फायदा होगा, ये रहे। और ध्यान रखना, कोई भी PSU की 4 कैटेगरी होती हैं, A, B, C, D। सबसे नीचे होती है D कैटेगरी, उसके बाद C कैटेगरी, उसके बाद B कैटेगरी, और सबसे टॉप लेवल की कैटेगरी होती है A कैटेगरी। अब ये टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। ओके, चलिए, RBI ने अभी हाल ही में 2 सरकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया। 11 जुलाई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 सरकारी बैंक, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक तुमकुर कर्नाटक और हरिहरेश्वर सहकारी बैंक महाराष्ट्र सतारा में इसको समाप्त कर दिया। ये रहे दोनों बैंक, इनको पूरी तरह से इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब ये कोई काम धंधा नहीं करेंगे। किसके तहत किया गया? RBI का बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि इनमें जो पर्याप्त पूंजी थी और कमाई की संभावना थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इनके पास अब पैसा नहीं बचा था और ना ही इनके पास और कुछ करने की क्षमता बची थी, और ये बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे थे। जो इस धारा के 22 के जो नियम हैं उनका पालन करने में ये फेल रहे थे। क्लियर है? पहली बात ध्यान रखेगा, जो आपके सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव, ये सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों, जो आम आदमी होता है उसका, निजी क्षेत्र आपके निजी इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि आम आदमी, जो आम लोग होते हैं, उनका एक सहकारी व्यवस्था होती है। ध्यान रखना, सहकारी व्यवस्था आम आदमी की और सरकार की व्यवस्था के तहत चलते हैं। और ये जो बैंक हैं, ध्यान रखिएगा, इन बैंकों का गठन सबसे पहले अगर चर्चा की जाती है तो आपका था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज 1904 में इसका अधिनियम बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटी एक्ट 1904 में पारित किया गया था, 1904 में। उसके बाद भारत में इसको लेकर के और भी कई सारे प्रोविजंस बने। सहकारी समिति को लेकर के 1935 में भी बना, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का भी है, बैंकिंग लॉ अधिनियम है आपका 1955 का, उसमें भी बना। उन सब में ये इसके प्रावधान शामिल किए गए।
और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सहकारी बैंक होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इनका उद्देश्य ना लाभ कमाना है ना नुकसान करना है, एक बात। दूसरा, इनका जो संचालन होता है, संचालन 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट पर होता है, यानी कि इसमें एक आदमी एक वोट के माध्यम से इस व्यवस्था में भागीदारी करता है, उनका वोट होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत आपको एक चीज और बता दें, उसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। को जो सहकारी बैंक हैं आपके, उनमें से लगभग 35.3% ये शहरी क्षेत्र में है, ध्यान रखना, और बाकी 64.7% ग्रामीण क्षेत्र में। एक जो सहकारी बैंक है, इनमें से ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लिस्टेड और दूसरे होते हैं नॉन लिस्टेड, यानी कि शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड, अधिसूचित और गैर अधिसूचित। अधिसूचित और गैर अधिसूचित होते हैं, ये ध्यान रखना। और ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं दोस्तों, वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपकी प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती हैं, सबसे नीचे ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी साख समितियां। उसके बाद होती है जिला स्तर पर सहकारी बैंक, और एक होती है राज्य स्तर पर फिर राज्य स्तरीय बैंक। ये रही, इस तरह से निचले लेवल पर, मध्य स्तर पर और उच्च स्तर पर 3 स्तरीय होती है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 2 तरह की होती है, शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड। ओके, तो ये होते हैं, इनको कहते हैं PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटीज कह सकते हैं, सोसाइटीज, एग्रीकल्चर क्रेडिट, सहकारी भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये रही, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर? तो ये इनको समझ में आ गया आप लोगों को, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आपके लिए फिर से एक सूचना, जो बाद में लोग जुड़े हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट करना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग बीच में से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन फिर से दे रहा हूं कि हमारा 2024 का टारगेटेड P2I बैच इवनिंग में शाम को 6 बजे फिर से शुरू हो रहा है, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया था और 2024 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं। और ये बैच इवनिंग में शाम को 6 बजे होगा, और बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में हो रहा है। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का कंसेप्ट है। फीस आपकी लगेगी आपकी 29,999 रुपए, यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर आपकी फीस पूरी है 70,000। अगर कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 70,000, कोड इस्तेमाल करेंगे तो 29,999 रुपए। इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से गाइड करूं, व्यक्तिगत रूप से आपको मार्गदर्शन दूं, व्यक्तिगत रूप से आपकी सलाह दूं आपको, जिससे कि आप एक मेंटर के साथ सेलेक्ट हो सके, तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझसे जाते हैं और मेरे साथ मिलकर के 2024 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस कोड का इस्तेमाल करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके, आपकी सफलता में हम पूरा योगदान देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जिससे कि जो आपने सपना देखा है वो आपका सपना इसी साल पूरा हो जाए, लंबा वेट ना करना पड़े।
ओके एवरीबॉडी, अगला जो टॉपिक है पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क। कपड़ा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने गुजरात के नवसारी जिले के जलालपुर तालुका के बानसी गांव में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल्स पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। वहां पर अब पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा कपड़े के लिए, ठीक है ना। नाम क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल्स। क्षेत्रीय परिधान जो होते हैं उनके आधार पर, ठीक है ना, उसके लिए वहां पर किया जाएगा। कहां पर? बांसी गांव। ये रहा बांसी। पीएम मित्र पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F दृष्टिकोण से प्रेरित है। 5F, 5 बोले फार्म यानी कि कृषि का क्षेत्र। फार्म से क्या बनाएंगे? फाइबर यानी कि धागा बनाएंगे। धागे से हम क्या बनाएंगे? कपड़ा बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। फैब्रिक से हम फैशन के जैसी डिजाइन जैसी दुनिया को जरूरत होगी हम वहां पर काम करेंगे और वहां से उसको क्या करेंगे? फिर सीधे विदेशों में बेचेंगे। 5F है। फार्म से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन से फॉरेन। ये 5F का दृष्टिकोण है, ये ध्यान रखिएगा पीएम मित्र योजना का। तो अभी हाल ही में गुजरात के सूरत में वीर नर्मदा विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में उसमें आयोजित हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और 7 राज्यों में 7 कपड़ा क्लस्टर स्थापित करने केंद्र सरकार की घोषणा के तहत यह 7वां पीएम मित्र पार्क था। यानी 7 राज्यों में 7 कपड़ा केंद्र का क्लस्टर बनाना है। एक क्लस्टर, एक कपड़ा का बहुत बड़ा सेंटर बनाना है। तो उसमें उस बड़े सेंटर को हम क्या कह रहे हैं? पीएम मित्र पार्क कहते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मित्र पार्क यानी बड़ा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल्स। और वो 7 गांव कौन कौन, वो 7 राज्य कौन कौन से जहां पर ये बनाए जा रहे हैं? 6 बन चुके हैं, ये 7वां है। ध्यान रखना, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। ध्यान रखना, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक। उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड राइट नाउ गुजरात। ये रहा, ठीक है ना। तो 7वां आपका कौन सा बन गया? गुजरात में। इससे पहले यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में 6 पीएम मित्र पार्क खुल चुके हैं। 7वां इसका उद्घाटन यहां पर होगा। अब उद्घाटन हुआ नहीं है, साइन हो गए हैं, 7वां खुलने वाला है, बनेगा ये। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो फाइनेंशियल मैटर है पार्क बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा 51% जो पैसा है, फाइनेंस है, वो गुजरात गवर्नमेंट करेगी, ध्यान रखना। और 49% सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी। ये रहा, यानी 51% पैसा कौन खर्च करेगा? गुजरात सरकार। वो विशेष उद्देश्यों जो वाहन होते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व आउट करने वाली सरकार की वित्तीय कंपनियां होती हैं, उनको हम कहते हैं एसपीवी। उनके माध्यम से यह पैसा जुटाया जाएगा 51%। और सेंट्रल गवर्नमेंट 49% की फंडिंग करेगी। और इसमें लगभग, इस पर सोचिएगा, इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1500 करोड़ रुपए के खर्चे का प्लान है। 1500 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। तो ये आपका बनेगा। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है जीएसटीएन अब पीयूएमएलए के दायरे में। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम, ठीक है ना। अब उसको जीएसटीएन को अब इसके दायरे में लेकर के आ रहे हैं। तो सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें जीएसटी नेटवर्क को अब
पीएमएलए 2002 के दायरे में लाया गया है। यानी कि इसके तहत अब वो क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी के जो टैक्स का कंसेप्ट है उसमें कहीं कुछ भी हेरा फेरी की है, कुछ भी गलत किया है, तो वो अब हो सकता है कि ब्लैक मनी को अब हम किस में डालेंगे, इसके तहत हम हैंडल करेंगे। अब तक ये इसके अंडर में नहीं आ रहा था, अब किसके अंडर में आएगा, पीएमएलए के अंडर में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ध्यान रखना, एक्ट बना था, पीएमएलए एक्ट बना था 2002 में, लेकिन यह लागू कब हुआ था, ध्यान रखना, पीएमएलए लागू हुआ था 2005 में लागू हुआ था। ध्यान रखना, एक्ट बना 2002 में। अब यह बदलाव पीएमएलए की धारा 66 के तहत किए गए हैं, जो सूचना के प्रकटीकरण का प्रावधान करता है, जो कहता है कि आपने अगर टैक्स नहीं लिया है तो उसको आपको बताना पड़ेगा कहां से कितना टैक्स आया है, कहां से कितना टैक्स नहीं आया है, आप कितना दे रहे हैं, सोर्स क्या है क्या नहीं है, एवरीबॉडी। और ध्यान रखिए, काला धन होता क्या है दोस्तों, काला धन वो होता है जिसका या तो सरकार को टैक्स ना दिया जाए या फिर जिसकी आय गलत तरीके से की गई हो। गलत तरीके यानी गलत कामों से, जिसको सरकार ने जिन कार्यों को करने की मंजूरी नहीं दे रखी, इलीगल एक्टिविटीज जैसे ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सोचिएगा, किडनैपिंग, चोरी, डकैती, हत्याएं, इनके माध्यम से किसी भी तरीके से आतंकवाद के द्वारा पैसा मंगाया गया हो, वो पैसा, ऐसी एक्टिविटी जिसको भारत सरकार ने मना कर रखा है, उन एक्टिविटीज से पैसा कमाया हुआ हो, या फिर ऐसा पैसा जिसका हमने टैक्स ना दिया हो, टैक्स छुपाया हो, चोरी की हो टैक्स की, उसको हम कहते हैं काला धन। और उसी को हम शोधन करके सफेद बनाने की कोशिश करते हैं। और यह कानून उसी को रोकने के लिए है कि आप काले धन को सफेद नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, ये उसको रोकता है। ओके, और उसी को अब क्या, जीएसटीएन, चूंकि वो भी एक टैक्स है, बहुत सारे लोग इसमें टैक्स में काम करते हैं, हेराफेरी करते हैं, तो इसको अब इसके अंडर में लाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाना और वस्तु एवं सेवा कर धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करना। अधिसूचना पिछली 2006 की अधिसूचना में संशोधन करती है, यानी कि जो 2006 में जो अधिसूचना लाई गई थी उसमें संशोधन किया जाएगा, जिससे पीएमएलए एक्ट 2002 के प्रावधानों में जीएसटीएन, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय खुफिया इकाई एफआईयू के बीच बेहतर जानकारी साझा करने की अनुमति मिलेगी। यानी कि इसके अंतर्गत सीधी सी बात है, सरकार किसके साथ अटैच कर रही है इसको, जीएसटी की चोरी करने वालों को ईडी के साथ। और ईडी को पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से लोग सीबीआई को भूल गए, अब लोग ईडी से डरने लगे हैं। सोचिएगा, ईडी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखिएगा, ईडी वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है, जो वित्तीय गड़बड़ियों को चेक करता है, सारी चीजें करता है, उनके खिलाफ केस करता है। ध्यान रखना, इसके माध्यम से आप देख रहे होंगे देश के कितने बड़े बड़े नेताओं को भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सबके पीछे लगा रखा है ईडी को। अब वो अलग बात है कि इसका दुरुपयोग होता है या उपयोग होता है, जिनके पीछे लगी थी बहुत सारे, उनमें से नेता लोग तो सोचिए सरकार में शामिल भी हो गए और वो बच गए। सोचना, शामिल भी हो गए और बच भी गए, चाहे वो महाराष्ट्र के अजीत पवार हों या कोई और हो, ठीक है ना, इन सब पर ईडी के केस लगे हुए थे और सरकार में शामिल हो गए, शांत हो गए। तो यही वो ईडी है जो सबको परेशान करके रखी हुई है। ओके, क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जारी किया गया। और इसे किसने जारी किया, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये रहा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया। दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे पहले 2010 में शुरू किया गया था।
शुरू किया गया था और इसे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी डेवलपमेंट इनिशिएटिव जारी करता है, ठीक है ना। क्योंकि इनका मानना यह है कि गरीबी एक पक्षी नहीं होती, मतलब कि गरीबी का कोई एक खाने का या पहनने का या रहने का या कोई किसी भी शिक्षा का कोई एक पक्ष नहीं होता, बल्कि उसके कई सारे डायमेंशन होते हैं। उनमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। इन 3 मुद्दों से जुड़ा हुआ है और इनके अंतर्गत आपके 10 बड़े मुद्दे हैं। ये 3 बड़े मुद्दे हैं, इसके अंदर 10 और कंपोनेंट हैं जिनके आधार पर गरीबी को देखा जाता है। इससे पहले जो हम गरीबी देखते थे 2010 से पहले, केवल खाने के आधार पर देखते थे, कैलोरी के आधार पर देखते थे कि कितनी ऊर्जा का एक व्यक्ति खाना खाता है, उसके आधार पर देखते थे। उसके बाद हमने इसको बदल दिया, ठीक है ना। और बदला तो क्या कंडीशन हो गई? बहुपक्षीय गरीबी, क्योंकि गरीबी एक पक्षीय नहीं होती। केवल खाने से गरीबी दूर नहीं होती है कि हमको 2 वक्त का खाना मिल गया, चाहे कपड़े हैं या नहीं है, मकान है या नहीं है, स्वास्थ्य कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें सब कुछ देखा गया है, ठीक है ना। अब इसने बताया 2010 में बताया गया है कि 110 देशों में 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग, कुल जनसंख्या का 18% बहुत ही गरीब हैं, अत्यंत बहुआयामी गरीब हैं, तीव्र स्तर के, यानी जिनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं है। सोचिएगा, कुल जनसंख्या का सोचिए 18% है ऐसे लोग, बहुत ही गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं, ठीक। भारत में भी लगभग 230 मिलियन यानी कि लगभग 23 करोड़ लोग अभी बहुत गरीबी की स्थिति में है। 23 करोड़ लोग गरीबी की स्थिति में, जिनके पास खाने पीने रहने के संसाधन ना के बराबर है। सोचिएगा, हालांकि हमारे यहां पहले से बेहतर हुआ है। सोचना, 2005-6 में हमारे यहां जो गरीब थे और 2019 से 21 के बीच में हमारे यहां लगभग 41 करोड़ लोग यानी कि 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। सोचना, यानी 41 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुके हैं 5-6 से लेकर 2019 से लेकर के 21 तक, इस बीच में। ओके, ध्यान रखना, पिछले 15 सालों में हम इतने करोड़ लोगों को ले आए, फिर भी अभी हमारे यहां इतने गरीब बचे हुए हैं, ठीक। भारत में गरीबी घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 2005-6 में हमारी गरीबी थी 55.1% और इस बीच में 2019 से 21 के बीच में 16.4% रह गई है, घट करके ये रहे। हमारे यहां पहले की तुलना में काफी गरीबी कम हो गई है। ओके एवरीबॉडी, तो 55.1% से घटकर कितनी हो गई? 16.4%, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दुनिया में कितने परसेंट लोग ज्यादा से सबसे ज्यादा क्रॉनिक स्तर पर गरीब हैं? 18%। और सबसे ज्यादा गरीबी कहां है? अफ्रीका में। ध्यान रखना, अफ्रीका के क्षेत्रों में, उस महाद्वीप में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा भुखमरी की स्थिति है। तो ध्यान रहेगा इसका, इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला टॉपिक है समर्थ योजना, SAMARTH। कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को हम कहते हैं समर्थ, SAMARTH, समर्थ, ठीक है ना। अपैरल्स समर्थ योजना। हाल ही की एक बैठक में कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना की अधिकार प्राप्त समिति ने कपड़ा उद्योग में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की है। अब वो क्या घोषणा की है? ध्यान रखना, वो घोषणा की है कि हम 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों को जोड़ेंगे, प्लस 75,000 लाभार्थियों को हम अतिरिक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। यानी कि नए जो एग्जीक्यूटिव पार्टनर्स हैं उनको जोड़ेंगे, कितने? 43, और 75,000 लाभार्थियों को हम ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराएंगे। यह है आपकी समर्थ स्कीम का स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर अंडर द स्किल इंडिया मिशन। समर्थ योजना अंडर द स्किल इंडिया मिशन, उनकी क्या की जाएगी?
स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा ट्रेनिंग के माध्यम से, और इसमें 43 पार्टनर्स को जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। इस लागत मानदंडों में 5% की वृद्धि के साथ फंडिंग पैटर्न को भी संशोधित किया गया है, यानी कि जो लागत है उसमें 5% की वृद्धि होगी और उसकी फंडिंग पैटर्न को चेंज किया गया है। ठीक है ना। कैसे? इस योजना के तहत कौशल प्रदान करने वाले उद्योगों को आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रीज, उनको हम क्या करेंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, बस आप इनको ट्रेंड करिए। इसीलिए तो इनको पार्टनर्स को जोड़ रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रीज लोगों को ट्रेंड करती हैं स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, हम उनको एक्स्ट्रा फंडिंग देंगे, यह घोषणा की गई है। समर्थ कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है कपड़ा क्षेत्र में श्रमिकों को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करना है। कपड़ा उद्योग में कौशल के अंतर को दूर करना है और कार्यबल की उत्पादकता यानी कि उनकी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर के उसको सुधार करना है। और यह योजना 2017 में भारत सरकार ने शुरू की थी। कब? 2017 में। क्लियर हो गया? तो दो चीज है, श्रमिकों का कौशल विकास करना और उन्हें प्रशिक्षण देना, कौशल के अंतर को दूर करना और उनकी जो उत्पादकता है, क्षमता है, उसको बढ़ाना है। यह इस योजना का उद्देश्य है। उसमें अब 43 नए कार्यान्वयन भागीदार जोड़े जा रहे हैं और 75,000 लोगों को एक्स्ट्रा ट्रेंड किया जाएगा और उसके लिए 5% एक्स्ट्रा फंडिंग की जा रही है। और वो फंडिंग किसको दी जाएगी? इंडस्ट्रीज को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। और ये है आपका अगला टॉपिक, सहकार से समृद्धि योजना। सहकारिता मंत्रालय की पहल है और उसका उद्देश्य है सहकार से समृद्धि बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है। अभी रिसेंटली सरकार ने, ध्यान रखना, सहकारिता मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 5 और डिसीजंस लिए गए हैं इसके विकास के लिए, जिससे कि सहकारिता के माध्यम से इन लोगों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं, विशेषकर क्योंकि रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है, जो किसान हैं और किसान से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, उसमें विकास करने के लिए, उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए 5 विशेष निर्णय लिए गए हैं। ठीक है ना। भारत सरकार का लक्ष्य है सहकार से समृद्धि के मंत्र के माध्यम से देश में समग्र समृद्धि प्राप्त करना, पारदर्शिता, आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा करना और सहकारी समितियों को मजबूत करना, यह इसका उद्देश्य है। आपके सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आपके गृह मंत्री अमित मोटा भाई शाह, यानी कि अमित शाह। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? वो ये रहे, ये 5 पॉइंट जिनके माध्यम से किया जाएगा। PACS, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मैंने बताया था आप लोगों को, सहकारी बैंक की ग्रामीण क्षेत्र की सबसे निचले स्तर की कमेटी होती है, वही है प्राथमिक समिति कहते हैं इनको, प्राथमिक सहकारी समिति या प्राथमिक कृषि ऋण कमेटी कहते हैं, बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर। ये क्या करेंगी? जो PACS उर्वरक खुदरा विक्रेताओं के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं, यानी खुद ऐसी कमेटी जो रिटेल फर्टिलाइजर विक्रेता नहीं है, उनकी पहचान की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से उनके व्यवहार्यता के आधार पर खुदरेता विक्रेताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और ऐसे लगभग 1 लाख कमेटियां हैं भारत में जो उर्वरकों को नहीं बेच रही हैं। ध्यान रखना, जो सहकारी समितियां उर्वरकों को, फर्टिलाइजर्स को सेल आउट नहीं कर रही रिटेल में, उनकी पहचान की जाएगी और उनको मोटिवेट किया जाएगा, आप ये काम करें। दूसरा, ये जैविक उर्वरकों, PACS जैविक उर्वरकों जो विशेष रूप से किण्वित जैविक हैं, किण्वित यानी फर्मेंटेड, ठीक ना, और तरल किण्वित लिक्विड फर्मेंटेड जैविक खाद, फॉस्फेट वाले जैविक खाद के विपणन से जोड़ा जाएगा। यानी कि इन कमेटीज को विशेषकर जैविक उर्वरकों के विपणन से जोड़ा जाएगा, जो चाहे फर्मेंटेड हो, लिक्विड फर्मेंटेड हो या फिर फॉस्फेट फर्मेंटेड हो, यानी जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाएगा इनके द्वारा। तीसरा, उर्वरक विभाग बाजार विकास सहायता योजना के तहत उर्वरक कंपनियां के विपणन के लिए
छोटे छोटे जैविक उत्पादकों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करेंगी, यानी कि एग्रीगेटर यानी कि इनिशिएटर एक तरीके से, ठीक है ना। और वह क्या करेंगी, जैविक उर्वरकों की आपूर्ति और विपणन की श्रृंखला में उनको उन कमेटीज को भी जोड़ा जाएगा, यानी कि पैक्स जो हैं, PACS प्राथमिक सहकारी समितियां जो हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा और उन्हें थोक या खुदरे विक्रेताओं के रूप में शामिल किया जाएगा। यानी कि उर्वरक विभाग बाजार विकास सहायता योजना के तहत आपके सोचिए किसको जोड़ेंगे, उर्वरक कंपनियों के साथ साथ में इन कोऑपरेटिव कमेटीज को जोड़ेंगे, ठीक है ना, जिससे कि इनको और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक। चौथा, PACS कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करेंगे, यानी कि इनको अब क्या दिए जाएंगे, ड्रोन्स दिए जाएंगे कि जाइए अब ऊपर से हवा में उड़ाते हुए इससे दवाओं का छिड़काव कीजिए, चाहे दवाओं का हो और चाहे उर्वरकों का हो। और सभी PACS को PMKS के प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के दायरे में लाया जाएगा, उनके साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में इनको जोड़ दिया जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? तो यह है आपका कंसेप्ट, ये आपके आज के टॉपिक हैं। और किसी तरह की कोई भी समस्या होती है, कोई भी चीज होती है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये मेरा कोड है जिसके थ्रू आप लोग कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों, और मेरे थ्रू आप लोगों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी। अब समझ लीजिए, अब डिसाइड आपको करना है क्या करना है। अगर 2024-25 का सपना देख रहे हैं और IAS बनना है तो फिर देर किस बात की, आइए मेरे साथ जुड़िए, गाइडेंस लीजिए, मेहनत कीजिए और दोनों लोग मिल करके 1 और 11 होकर के सफलता को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम चैनल मेरा मनोज कुमार 2.0, मनोज कुमार 2.0 इंस्टाग्राम, मेल ID जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है आपका अपना टेलीग्राम चैनल, नाम मेरा है लेकिन चैनल आप लोगों का है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।